Hello, dear students. Today we are going to study about the third unit of your first paper, that is about the public finance. आज हम आपके फर्स्ट पेपर के थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जो लोक वित्त से संबंधित है। बच्चों, मैंने आपको पहले सरकारी बजट के प्रारूप, उसके उद्देश्य, उसके घटक और बजट के घाटों के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम पहले ये देखेंगे कि लोक वित्त विषय क्या है और इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की, तो हम बजट को आवश्यक रूप से देखते हैं और साथ ही साथ हम राजकोषीय नीति के बारे में भी पढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह सामने आती है कि जब भी बात बजट की और राजकोषीय नीति की होगी तो बात टैक्सेशन की, कराधान या करारोपण की भी होगी। सो whenever we talk about public finance, and in public finance, when we deal with the government budget and the fiscal policy, we need to understand the meaning of taxation, its importance, its classification, and very, very important to know is about its canon. करारोपण के सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लोक वित्त, और हम बात करें लोक राजस्व या आगम, पब्लिक रेवेन्यू, और फिर हम बात करेंगे इन रेवेन्यू का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जो कि है आपका कर। तो कर कितने प्रकार के होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि करारोपण के क्या क्या सिद्धांत हैं, व्हाट आर द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कि लोक वित्त क्या है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन, public finance is the branch of knowledge which is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one to another. लोक वित्त ज्ञान की वह शाखा है या अर्थशास्त्र विषय की वह शाखा है जो किससे संबंधित है, किसी भी सार्वजनिक सत्ता के आय के स्रोत और व्यय के स्रोत से संबंधित है यह ब्रांच या यह शाखा, और साथ ही साथ आय और व्यय में कैसे एडजस्टमेंट, कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाता है किसी भी सार्वजनिक सत्ता द्वारा या किसी अर्थव्यवस्था द्वारा। It deals with the study of revenue and expenditure of the government at the center, state and local bodies. देखिए, बहुत ही सरल रूप में इसे समझाया गया है कि पब्लिक वित्त किस विषय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसी भी सरकार के, चाहे वह सरकार केंद्रीय स्तर पर कार्यरत हो, राज्य स्तर पर या लोकल बॉडीज के स्तर पर, तो उस सरकार के रेवेन्यू सोर्सेज, आगम स्रोतों और एक्सपेंडिचर्स, व्यय के बारे में जो जानकारी प्रदान करता है, उस विषय को हम लोक वित्त कहते हैं। The public authorities have to perform various functions such as maintenance of law and order, provision of defense, production for bringing in economic development. अब देखिए, बहुत बेसिक है। जब मैंने आपको गवर्नमेंट बजट समझाया था, तब हमने जब बजट के कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो हमने डिवाइड किया था बजट को रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के रूप में। तो उसमें हमने देखा था कि दोनों तरह की प्राप्तियां होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स भी होते हैं और कैपिटल रिसीट्स भी होते हैं, राजस्व प्राप्तियां भी हैं और पूंजीगत प्राप्तियां भी हैं। साथ ही साथ व्यय भी सरकार द्वारा दोनों रूपों में किए जाते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो
लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो व्यय किया गया है वो क्या है, राजस्व व्यय है आपका। डिफेंस फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए किया गया व्यय भी राजस्व व्यय है। और जो प्रोडक्टिविटी को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट करता है उस पर किया गया व्यय क्या है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम जब रेवेन्यू के सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के वो भी अलग अलग हैं। टैक्सेस से जो रेवेन्यू रिसीट्स हमें प्राप्त होती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ, वो राजस्व प्राप्तियों की कैटेगरी में आती हैं। और जो बोरोविंग से या डिसइन्वेस्टमेंट से, विनिवेश से प्राप्त होता है, उसे हम पूंजीगत प्राप्तियों की श्रेणी में शामिल करते हैं। फिर देखिए, दी performance of these functions require large amount of funds which is raised through taxes, fees, fines, commercial revenues and loans. वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है राजस्व प्राप्तियों के रूप में और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में. So public finance is all about maintaining an adjustment between the revenues of a government or any public authority and the expenditures incurred by the public authority or the government. So it deals with the revenues and the expenditures simultaneously, and it has some extensive details also which we will try to find out in the later section of the video. Now, what is public revenue? Because taxation is related to the public revenue stream of public finance. जब हम लोक वित्त की बात करते हैं तो लोक वित्त को ब्रॉडली या विस्तृत रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: लोक राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू, लोक व्यय, और लोक या जिसे हम पब्लिक डेट कहते हैं, ऋण. तो जब बात टैक्सेशन की होती है तब हम पब्लिक रेवेन्यू के अंडर उसे पढ़ते हैं. This is one of the branches of public finance. It deals with the various sources from which the state might derive its income. अभी मैंने आपको समझाया कि यह लोक वित्त विषय की भी एक शाखा है, उसके अंतर्गत पढ़ा गया एक विषय है. It deals with the various sources. यह किस चीज़ के बारे में चर्चा करता है? यह चर्चा करता है उन सभी स्रोतों के बारे में जिससे एक राज्य या एक राष्ट्र अपनी आय को व्युत्पन्न कर सकता है. From which a state can derive its income. These sources include incomes from taxes, commercial revenues in the form of prices of goods and services supplied by public enterprises, administrative revenues in the form of fees, fines, etc. and gifts and grants. अब हम देखेंगे कि पब्लिक रेवेन्यू, लोक राजस्व में या लोक प्राप्तियों में या लोक आगम में, रेवेन्यू को हम आगम के नाम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, में कौन कौन से इनकम के, आय के स्रोत हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट आय का स्रोत इसमें कर है, करारोपण या कराधान. फिर जो भी हमें कमर्शियल रेवेन्यू प्राप्त होता है, कमर्शियल रेवेन्यू अर्थात व्यावसायिक आगम, जो कि वस्तुओं सेवाओं के बदले में जो प्राप्त होता है. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़, प्रशासनिक आगम. प्रशासनिक आगम के तहत हम शामिल करते हैं फीस को और फाइन्स को, और कुछ प्रकार के गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स भी इस आय के स्रोत में शामिल किए जाते हैं. सो public revenue is a branch of public finance. Now, we need to understand the difference between public revenue and public receipts. बात जहाँ लोक आगम की हो और लोक प्राप्तियों की हो, इन दोनों शब्दों में भी अंतर होता है. Public revenue includes that income which is not subject to repayment by the government. बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु. लोक आगम उस आय को शामिल करता है अपने अंदर या अंतर्गत जो कि सरकार द्वारा पुनर्भुगतान नहीं की जाती. वहीं दूसरी ओर, when we talk about on the contrary about the public receipts, they include all the income of the government, including public borrowing and issue of new currency. In this way,
पब्लिक रेवेन्यू इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिसीट्स। देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे अगर आपने सरकारी बजट को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। पब्लिक रिसीट्स जो हैं बेटा, वह क्या है? वो ब्रॉड कैटेगरी हो गई, क्योंकि इसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों शामिल हैं। अर्थात ऐसी प्राप्तियां जो सरकार पुनर्भुगतान नहीं करती, एवं वह भी प्राप्तियां जिनका सरकार पुनर्भुगतान करती हैं, जो कि हम पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे बोरोविंग्स, उधार लिया गया, सरकार एक बार के लिए तो ये सरकारी प्राप्तियों में शामिल हो जाएंगी, लेकिन सरकार द्वारा इनका पुनर्भुगतान करना अति आवश्यक होता है। एंड इशू ऑफ न्यू करेंसी, जो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, वह भी। तो पब्लिक रेवेन्यू जो होता है वो हम कह सकते हैं रेवेन्यू रिसीट्स है, और पब्लिक रिसीट्स क्या है? वो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स दोनों है। तो वही यहाँ पर समझाया गया है, पब्लिक रिसीट्स इज इक्वल टू पब्लिक रेवेन्यू प्लस पब्लिक बोरोविंग प्लस इशू ऑफ न्यू करेंसी। तो हमने देखा कि पब्लिक रेवेन्यू थोड़ा सा नैरो फॉर्म है और पब्लिक रिसीट्स ब्रॉड फॉर्म है, लेकिन ये दोनों ही पब्लिक फाइनेंस के तहत पढ़े जाने वाले विषय का एक भाग है। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। लोक आगम के क्या क्या स्रोत हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम इन आगम प्राप्तियों के, जो भी सरकार द्वारा लोक आगम अर्जित किया जा रहा है, वो उनके स्रोतों के बारे में नहीं जानेंगे, हम डिटेल में टैक्सेशन को या लोक वित्त को नहीं पढ़ पाएंगे। पब्लिक रेवेन्यू कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू के तहत कर से प्राप्त आगम और गैर कर प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। कर प्राप्तियों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे इस वीडियो में, और नॉन टैक्स रेवेन्यू को मैंने आपको बजट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ ट्राई टू गो बैक एंड गो थ्रू दी गवर्नमेंट बजट वीडियो एंड ट्राई टू रिफ्रेश ऑल योर आइडियाज़। इसके तहत जो शामिल हैं वो मैं आपको रिविजन के तौर पे अभी बता देती हूँ। एस्चीट्स, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज़, ये सारी चीज़ें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के अंतर्गत आती हैं। सरकार के लोक आगम का अत्यधिक या सर्वाधिक स्रोत कर प्राप्तियां ही हैं, ठीक है, टैक्स रेवेन्यूज़ ही हैं। अब हम देखेंगे कि टैक्सेशन क्या है। व्हाट इज़ टैक्सेशन? कराधान, करारोपण क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत किसके लिए? आगम के लिए करारोपण या कर ही है। द एक्ट ऑफ लेविंग टैक्सेस इज कॉल्ड टैक्सेशन। जब हम या सरकार, हम नहीं सॉरी सरकार या कोई भी राज्य कर आरोपित करता है तो उसे हम कहते हैं करारोपण, टैक्सेशन। When a tax is levied, then it is known as taxation. A tax is a compulsory charge or fees imposed by government on individuals or corporations. टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है या एक कंपल्सरी चार्ज है कि ये अति आवश्यक है और ये कंपल्सरी है। इसे जिस भी वस्तु पर या जिस भी व्यक्ति पर आरोपित किया गया है, लेवी किया गया है, उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। The persons who are taxed have to pay the taxes irrespective of any corresponding return from the goods or services by the government. The taxes may be imposed on the income and wealth of persons or corporations, and the rate of taxes may vary. करारोपण जो होता है वह किसी भी व्यक्ति के इनकम, आय एवं वेल्थ, धन पर किया जा सकता है और बड़े बड़े निगमों पर, कॉरपोरेशंस पर भी, एवं साथ साथ ये किस पर होता है? वस्तुओं और सेवाओं पर भी। तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो
We will just try to find out the differences in the later slide. पहले हम देखते हैं what are the objectives of taxes. करारोपण के या कर आरोपित करने के या कराधान के क्या क्या उद्देश्य हैं. What are the objectives of taxes? Raising revenue, सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह है राजस्व की वृद्धि करना. रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उपभोग और उत्पादन को नियंत्रण में रखना. बेहद इम्पॉर्टेंट उद्देश्य, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वस्तुओं, यह आय पर नहीं होता. जब हम नियंत्रण की बात करते हैं उपभोग और उत्पादन पर, तब हम देखते हैं कि ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है. ऐसी कमोडिटीज़ जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए, उन पर टैक्स रेट्स बढ़ा दी जाती है. या जो लग्जरियस कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं, उन पर भी रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दी जाती है ताकि उनका कंजम्पशन या उनका प्रोडक्शन रेगुलेट किया जा सके या नियंत्रित किया जा सके. उदाहरण स्वरूप लिकर, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या 5 स्टार होटल्स में जब हम खाना ऑर्डर करें या खाना खाते हैं, तो when the government needs to regulate the production and consumption of any commodity or a service, then they can, as per their own discretion, increase and decrease the rates of taxation. तो सरकार जब भी किसी वस्तु के उपभोग या उत्पादन को नियंत्रित करना चाहती है, तो वह अपने विवेक से या अपने विवेकाधिकार से करारोपण या कर के दर को वृद्धि या कमी कर सकती है. तो इस तरीके से नियंत्रण हुआ ना उपभोग और उत्पादन में. ओके, देन तीसरा उद्देश्य हम क्या देख सकते हैं, एनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम कस्टम्स या जो अदर टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अब जीएसटी में सबस्यूम कर दिए गए हैं, जब हम फॉरेन कमोडिटीज़ पे इंपोर्ट टैक्सेस जो हैं या टैरिफ्स जो हैं उनको इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हमारे घरेलू उत्पादन पर या घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है. ठीक है, सो इस तरीके से भी करारोपण का उद्देश्य रहा ये. फिर स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट, जब निवेश को प्रेरित करना हो. रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के रूप में जब गवर्नमेंट टैक्स रेट्स में डिफरेंट स्लैब्स बनाती हैं कि भाई इतने लाख से इतने लाख तक के जो आय का ग्रुप है या वर्ग है, उनका टैक्सेशन कितना रहेगा, उनका रेट ऑफ टैक्सेशन 5% रहेगा. अगर उसके ऊपर इनकम स्लैब में आप आते हो तो आपका रेट ऑफ टैक्सेशन पर्टिकुलर 20% रहेगा, देन 30% रहेगा. तो ये क्या है, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इससे विभिन्न आय की जो असमानताएं हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं या कम कर रहे हैं. देन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना या बढ़ाना. डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, जब बात करते हैं हम पिछड़े हुए रीजन्स को डेवलप करने के लिए, तो उस रूप में भी टैक्सेशन को इम्प्रूव किया जाता है. इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, जब कीमत की स्थिरता करनी हो. ये कब आता है, जब बात होती है इन्फ्लेशन में. जब मुद्रास्फीति की अवस्था होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी तो कार्य करती है, साथ साथ राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तब सरकार द्वारा, अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति की अवस्था है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए. जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की अवस्था है, मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तब गवर्नमेंट क्या करते हैं कि रेट ऑफ टैक्सेशन को बढ़ा देती है ताकि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देती है और रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ा देती है ताकि लोग कम खर्च कर सकें. ठीक है, जब रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ेगा, ओके, तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आपको क्या होगा, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे. और जब मुद्रास्फीति के विपरीत सिचुएशन और मंदी की अवस्था होती है, तब गवर्नमेंट को टैक्सेशन के रेट को, कर की दर को कम करनी होती है, जिससे लोगों के पास कंजम्पशन के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए ज़्यादा पैसा हाथ में या परचेजिंग पावर, उनकी क्रय शक्ति अधिक हो. तो इस तरह से प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत की स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी हम कह सकते हैं कि
कर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों के लिए टैक्सेशन को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। सो दीज वर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। नाउ taxes can be classified into two types, direct tax and indirect tax, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। When we talk about direct taxes, we include taxes like income tax, wealth tax, corporation tax. जब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष करों की तो हम निम्न करों को शामिल करते हैं। A direct tax is that tax whose burden is borne by the same person on whom it is levied. बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका बर्डन या जिसका भार जिस पर कर लगा है, जिस व्यक्ति पर कर लगा है, उसी के द्वारा वहन किया जाता है। यू कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आप प्रत्यक्ष कर के भार को स्थानांतरित नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष कर का भार उसी व्यक्ति या उसी निगम द्वारा वहन किया जाएगा जिस पर वह कर आरोपित किया गया है। सो direct tax is that tax whose burden is borne by the same person on whom it is levied. The ultimate burden of taxation falls on the person on whom the tax is levied. It is based on the income and property of a person. यह लोगों की आय और उनके संपत्ति के अनुसार आरोपित किया जाता है। अब इसमें हम नाम देख लेते हैं ताकि आप लोग उदाहरण के रूप में उसे याद कर सकें। कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर, इनकम टैक्स आयकर, वेल्थ टैक्स को धन कर या हम कह सकते हैं वेल्थ पर जो लगने वाला कर है वह होता है गिफ्ट टैक्स, देन प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, ऑल दीज आर द टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नाउ indirect taxes. An indirect tax is that tax which is initially paid by one individual, but the burden of which is passed over to some other individual who ultimately bears it. It is levied on the expenditure of a person. Very, very, very important. जहाँ बात डायरेक्ट टैक्स की आएगी वो ऐसा टैक्स होता है जो इनकम पर लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपेंडिचर पर लगता है, व्यय पर लगता है। ठीक है, और ये गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। पहले इसके डिफरेंट टाइप्स थे, अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में, वस्तु और सेवा कर के रूप में सबको एक ही टैक्स के रूप में इंक्लूड कर दिया गया, समावेशित कर दिया गया है और इसको अब सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी के रूप में जाना जाता है। ये 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू हुआ है। पहले इसके अंतर्गत कौन कौन से टैक्स आते थे? एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट। ठीक है, और अभी भी इनको कुछ टैक्सेस को अलग रूप में लिया गया, जैसे सर्विस टैक्स वगैरह होते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, और फिर एक आता है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इन सबको इंक्लूड करते हुए एक टैक्स फॉर्म है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। हम करारोपण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। I hope you guys have understood the meaning of public finance and the definition of taxation. Thank you so much.